Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. सरिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है, जिसको कि हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो कंप्लीट नॉलेज होगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसमें जिसमें हम मानव मस्तिष्क के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से मानव मस्तिष्क हमारा काम करता है। हमारा जो ब्रेन है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके फंक्शन क्या है, तंत्रिकाएँ क्या होती है, न्यूरॉन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, अंतःस्रावी तंत्र क्या है। आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र का परिभाषा क्या होगा, किसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखिए, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यहाँ पे 2-3 वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण, ठीक है, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण कंट्रोल करता है, नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र का। और क्या कर रहा है तंत्रिका तंत्र, अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, हमारे जो अंग हैं, हमारे विभिन्न अंग और वातावरण, हम आगे पढ़ेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र की क्या विशेषता होती है। तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार हमारे जो तंत्रिका तंत्र हमारे अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों पर नियंत्रण होता है और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है, तो मस्तिष्क यानी कि हमारा जो ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल, हाँ, जो हमारा है स्पाइनल कोड, ठीक है, और इसमें और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है और हमारा मेरुरज्जु है, उससे बहुत सारी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। वही सब मिलके क्या बनाती हैं, तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र, जैसे हमारे शरीर का, हमारा जो बॉडी है उसका वो किससे बना है, कोशिका से। तो कोशिका क्या इकाई है, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन होता है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। ओके, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन। ओके, हम आगे देखते हैं। देखिए, अब न्यूरॉन के बारे में हम, क्योंकि हम मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं, ब्रेन को पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन की जो इकाई क्या है, न्यूरॉन है। तो जिस तरह की शरीर का हमारे कोशिका होती है, शरीर की इकाई, बॉडी की इकाई कोशिका होती है, तो हम कोशिका के बारे में पहले पढ़ते हैं, तब पूरे शरीर के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम पहले मस्तिष्क को पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम यहाँ न्यूरॉन को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी एक छोटी इकाई है। और हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे लगभग 10 मिलियन न्यूरॉन है ना। 10 मिलियन के लगभग हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में न्यूरॉन पाए जाते हैं। आप फिगर में देखिए जो ये न्यूरॉन है ना, तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन मानव शरीर का, मानव मस्तिष्क का, शरीर का नहीं, मानव ब्रेन का सबसे लंबा कोशिका होता है। जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क का सबसे लंबा, मानव मस्तिष्क का सबसे लंबा क्या है, ये है कोशिका है। ठीक है, सबसे लंबा क्या है, सेल है न्यूरॉन। किसका, बॉडी का नहीं, मानव मस्तिष्क का। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये फीमेल की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में फीमेल में सबसे लंबी ये पाई जाती है, सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, ओवरी। ओवरी जो होती है लंबी, सबसे ओवम, ओवरी नहीं, ओवम, ओवम सबसे लंबा सेल होता है फीमेल में। ठीक है, और क्या होता है, सब अगर आदमी की बात करें, पुरुष की बात करें, तो पुरुष में स्पर्म जो होता है सबसे लंबा सेल होता है। फीमेल में सबसे लंबा ओवम होता है, और मेल में सबसे लंबा जो सेल होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। लेकिन हम यहाँ पे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन का जो सबसे लंबा सेल क्या है, तो वो न्यूरॉन है। ठीक है, सबसे लंबा सेल ब्रेन का न्यूरॉन है। हम यहाँ पे लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, बिगेस्ट की नहीं। ठीक है, आप अब देखिए कि अब हमने कहा कि जो मानव मस्तिष्क में, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में लगभग 100 मिलियन, लगभग 100 मिलियन क्या है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में
पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेन की एक और ख़ास बात है कि अब देखिए आपके ब्रेन में कोई चोट लग जाता है, मस्तिष्क में चोट लग जाता है, तो व्यक्ति मर जाता है। रिकवर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ना? ब्रेन के जो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन हैं, न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाने के कारण उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है न्यूरॉन में? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है। और सेल डिवीज़न नहीं होता है तो जब चोट लगती है, जब कुछ दुर्घटना होता है, बाहरी आघात लगता है, तो जिस स्थान पे चोट लगी रहती है वो डैमेज हो जाता है और रिकवर नहीं कर पाता है। इसीलिए लोगों का जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो मर जाते हैं, बाहरी आघात हो जाता है तो मर जाते हैं, प्लस एक्सीडेंट में सिर में चोट लग जाती है तब मर जाते हैं। इसलिए हमें अपने सिर को बहुत ही हिफाज़त से रखना चाहिए, है ना? अब हम समझते हैं एक्सॉन क्या क्या फंक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूरॉन में एक्सॉन है ना? इस एक्सॉन का क्या फंक्शन है? तो एक्सॉन जो करता है ये, इसके थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, ठीक है ना? मस्तिष्क में पूरे शरीर से सिग्नल किसके थ्रू आते हैं? तो एक्सॉन के थ्रू आते हैं। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल लेता है बॉडी पार्ट से और ब्रेन को देता है। तब ब्रेन उस बॉडी पार्ट को ऑर्डर देता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो सपोज दैट किसी का हाथ जल गया, किसी ने तवे पे हाथ रख दिया और हाथ जल गया, तो वहाँ संदेश जाएगा उस बॉडी पर, हाथ से संदेश जाएगा एक्सॉन के पास और एक्सॉन ले जाकर संदेश देगा मस्तिष्क में। तब मस्तिष्क ऑर्डर देगा हाथ को कि आप हाथ वहाँ से हटाइए। तो सिग्नल पहले बॉडी से जाता है, ठीक है, हमारे अंगों से जाता है एक्सॉन के थ्रू, किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। और तब हम प्रतिक्रिया होती है हमारे मस्तिष्क के थ्रू संदेश जाता है, तब हम क्या करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया होती है और हम अपना जो भी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो अंग है कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन इस संदेशों को मस्तिष्क में प्राप्त करने के लिए एक अति आवश्यक पदार्थ होता है, वो क्या है? वो सोडियम है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में सोडियम रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क प्रॉपर्ली सही ढंग से कार्य कर पाता है। आप देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, पसीने रिलीज होने से हमारा शरीर, मस्तिष्क प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है। आप अगर पढ़ाई कभी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है? इस सोडियम की वजह से, क्योंकि पसीने के द्वारा तो सोडियम निकलने लगता है शरीर से, अधिक मात्रा में निकल जाता है सोडियम, तब मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। हमने न्यूरॉन के बारे में समझा कि न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन क्या है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन क्या है, मानव मस्तिष्क की क्या है, इकाई है, ठीक है। मानव मस्तिष्क की इकाई है और मानव मस्तिष्क की सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 100 मिलियन। न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता? तो सेंट्रोसोम की उपस्थिति नहीं होती है, और सेंट्रोसोम की उपस्थिति नहीं होती इसलिए क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए मस्तिष्क की कोशिकाएं रिकवर नहीं करती हैं, वापस से नहीं बनती हैं, डैमेज हो जाता है, तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। और हमने क्या लिखा है कि न्यूरॉन में संदेश किसके थ्रू आता है? तो एक्सॉन के थ्रू आता है। मस्तिष्क में संदेश किसके थ्रू आता है? न्यूरॉन में संदेश किसके थ्रू आता है? एक्सॉन के थ्रू आता है। मस्तिष्क में संदेश के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है ना। और आगे हम देखते हैं कि मस्तिष्क से ऊपर एक आवरण होता है जिसको कि हम क्रीनियम कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे वो आवरण कि मस्तिष्क का जब हम फिगर देखेंगे तो बताएंगे कि आपको ये क्रीनियम कहाँ पाया जाता है। पहले हम देखते हैं ये ह्यूमन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ब्रेन के बारे में, ब्रेन के सेल के बारे में, यानी कि न्यूरॉन के बारे में समझा है। चलिए अब हम ब्रेन को समझते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, पहले ह्यूमन ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं। ह्यूमन जो मानव मस्तिष्क है उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो आपका है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अब हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं तो फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेबम का क्या कार्य है? तो सेरेबम जो है ना सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और लगभग 66% भाग सेरेबम के ही होते हैं, ठीक है। हम इसको आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं
कि कैसा होता है। ये देखिए, ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कौन-कौन से भाग हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन है, ठीक है, हिंड ब्रेन है। ओके, तो इस फोर ब्रेन के भी हमने कहा कि फोर ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। आप देखिए फोर ब्रेन कहाँ तक है, तो ये जो पोर्शन आपका ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये ब्राउन ब्राउन पोर्शन, ये क्या है? ये फोर ब्रेन है, ठीक है। इसको कि अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, ये आपका ब्राउन वाला पोर्शन। उसके बाद आपका मिड ब्रेन क्या है? तो ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये मिड मस्तिष्क है, जिसको कि मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और ये आपका है ये जो पोर्शन है आपका, तो ये क्या है? येलो वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है। तो इस प्रकार मस्तिष्क के जो हमने 3 कैटेगरी करा है, हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी ही हैं, 3 इसके मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ लिए हैं कि जो ब्राउन पोर्शन क्या है, जितने भी ब्राउन कलर से दिख रहे हैं वो आपका अग्र मस्तिष्क है, जितना ग्रीन, जो भी एरिया ग्रीन से दिख रहा है वो मिड ब्रेन है, और जो एरिया येलो से दिख रहा है वो क्या है? हिंड ब्रेन है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए एक और फिगर है यहाँ पे आप लोग के लिए। देखिए इसमें क्या है, आपको दिखाते हैं। ये जो है आपका जो एरिया है फोर ब्रेन का, ठीक है, फोर ब्रेन का एरिया आपको दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि जो अग्र ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। आप ये देखिए फिगर के माध्यम से कि सेरेब्रम कहाँ है, ये सेरेब्रम थैलेमस है, या और ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। अब समझते हैं हम कि थैलेमस क्या कार्य करता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क का जो भाग है थैलेमस, वो सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है? वो हम क्या है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और सेरेब्रम 66% बनाता है मस्तिष्क से। पूरे मस्तिष्क का लगभग अगर 100% की बात करें तो 66% किसके होते हैं? सेरेब्रम के होते हैं, जो लगभग जो 2-3 भाग पोर्शन भाग कह सकते हैं, 2/3 भाग सेरेब्रम के होते हैं, ठीक है। और सेरेब्रम क्या क्या करता है, तो ब्रेन को इसको ब्रेन का मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। यानी कि जिस तरह हमारा फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरह ब्रेन का मेमोरी कार्ड किसे कहते हैं? तो सेरेब्रम को कहते हैं। ब्रेन का मेमोरी कार्ड सेरेब्रम को कहते हैं, ठीक है। वर्तमान ये क्या करता है, तो जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी हमारे अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, जो हमारे भूत में हो चुकी है बातें, उन सभी बातों को याद करने का काम सेरेब्रम की वजह से ही रहता है, ठीक है। और हमारा जो आईक्यू लेवल है, वो आईक्यू लेवल का भी पता किसकी कितनी आईक्यू लेवल है, वो सेरेब्रम की वजह से ही पता चल जाता है। सेरेब्रम क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, खोजी प्रवृत्ति के जो भी इंसान होंगे, और उसका सेरेब्रम क्या होगा? बहुत ही मजबूत होगा। कुछ नया सीखने की लालसा, कुछ नया खोजने की लालसा, एडवेंचर, आविष्कार जो भी होते हैं, तो वही लोग कर पाते हैं जिनका कि सेरेब्रम स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो सेरेब्रम किसका भाग है? तो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम, पहला भाग। उसके बाद सेरेब्रम के बाद थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो सेरेब्रम क्या कर रहा है? एक बार, सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कितना कितना बड़ा भाग है? तो लगभग ये 66% बनाता है। 66% का है, या टू टू थर्ड 2/3 का है, 2/3 का है। तो 2/3 भाग या 66% सेरेब्रम का ही होता है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। और ये क्या है, तो एक तरह से ये हमारे मस्तिष्क का से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड किसे कहते हैं? तो सेरेब्रम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरेब्रम हमारी जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, ठीक है, भूत की, वर्तमान की, जितनी भी याद रह सकती है, ऐसा नहीं कि पूरी बातें याद रहती हैं, लेकिन जो भी हमें याद रहता है वो सेरेब्रम के वजह से ही होता है। सेरेब्रम क्या है, हमारे आईक्यू लेवल को पता लग पड़ता है। सेरेब्रम से हम अपने आईक्यू लेवल को जज कर सकते हैं। सेरेब्रम की वजह से ही नया आविष्कार होता है, नया खोज होता है, व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, कुछ नया सीखने की उसमें लालसा होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थैलेमस क्या है। तो थैलेमस जो आपका है, कहाँ थैलेमस जी है? यहाँ पे आपके थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस वाला पोर्शन, ठीक है, ये थैलेमस है। तो थैलेमस क्या कर रहा है, तो थैलेमस जो हमें
बाहर के तरफ से बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। यानी कि हम महसूस करते हैं बाहरी वातावरण में सर्दी, गर्मी, बरसात, दुर्गंध, सुगंध, इन सब का ज्ञान कौन कराता है? तो इन सब का ज्ञान थैलेमस की वजह से होता है। इन सब का ज्ञान किसकी वजह से होता है? थैलेमस की वजह से। थैलेमस हमें सर्दी, गर्मी, सुगंध, दुर्गंध, बरसात यानी कि बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। कौन? थैलेमस करता है। थैलेमस बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक है? और उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को भेजता है कि हमें ठंड लग रही है ना? मस्तिष्क में संदेश भेजता है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लगी है, प्यास लगी है। इसके सबका रीजन क्या होता है? थैलेमस होता है, ठीक है? जैसे कहीं बदबू आती है तो बदबू बदबू आती है, मान लो कहीं बदबू आ रही है तो थैलेमस वहाँ से सिग्नल लेता है और नाक को भेजता है, और तब हमें एहसास होता है कि हमें बदबू आ रही है, ठीक है? इसका एहसास कराते हैं। उसी प्रकार से जो हम स्वाद लेते हैं, मुंह में खाना खाते हैं, तो उसका स्वाद हमें थैलेमस की वजह से ही होता है। हमारे दिमाग में थैलेमस की वजह से संदेश जाते हैं। हमें ठंडी लग रही है, स्किन की वजह ठंडी लग रही है, गर्मी हो रहा है, तो इसका सबका रीज़न क्या होता है? थैलेमस होता है। अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या 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 कार्य कर रहा है। देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ है? तो हाइपोथैलेमस जस्ट यहाँ है। थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या है? तो आपका ये जो पोर्शन है वो थैलेमस है, और ये वाला जो पोर्शन है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे, फिगर में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है ना? आपका जो हाइपोथैलेमस है क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। और थैलेमस कौन सा पोर्शन है? तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ये थैलेमस वाला पोर्शन है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं हाइपोथैलेमस जी? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो जस्ट थैलेमस को उल्टा करता है, ठीक है? जो थैलेमस हमें या क्या कर रहा था? हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान करा रहा था, हमें भूख, बरसात, सर्दी, गर्मी का एहसास करा रहा था। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस उन सभी बातों को पर कंट्रोल करता है, हमारी भावनाओं पर कंट्रोल करता है, ठीक है? प्रेम, घृणा, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क हमने पढ़ा। अग्र मस्तिष्क में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन जिसे कहते हैं, वो उसकी जो मेजर पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? तो सेरेबम है, ठीक है? सेरेबम के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने थैलेमस के बारे में जाना, उसके बारे में हाइपोथैलेमस के बारे में जाना, और हमने थैलेमस के बारे में समझा। तो ये 3 पार्ट हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के, सेरेबम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब हम मध्य मस्तिष्क देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। अच्छा, मध्य मस्तिष्क का मैंने अलग से लगाया नहीं। तो ये 3 जो काम है हमारे जो अग्र मस्तिष्क के कौन से पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट हैं आपके सेरेबम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कोई वैसा कुछ विशेष रोल नहीं होता है। ये क्या करता है? मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा हमारा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है? मध्य मस्तिष्क जो है, मिड ब्रेन है, जो सबसे छोटा हमारे बॉडी का पार्ट होता है। देखिए हमारे मस्तिष्क का मिड ब्रेन है, कहाँ है? ये मिड ब्रेन है, ठीक है? ये जो एरिया है ये मिड ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ मिड ब्रेन। तो ये क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है मिड ब्रेन। और ये क्या करता है? मतलब संदेश को ग्रहण करता है, ठीक है? ये कहाँ से? आँख और कान से संदेश को ग्रहण करता है। जो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उससे संदेश को ग्रहण करता है, ओके? इसका कोई विशेष ज़्यादा वर्क नहीं होता है मिड ब्रेन का। प्लस ये आँखों से आँखों में जो प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं उसको ग्रहण करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, मिलते हैं, तो ये मिड ब्रेन की वजह से वो याद रहता है। मानो किसी से मिले, किसी को हमने जाना, पहचाना कि फलाना कैसे दिखते हैं, फलाना वो आदमी है, चाहे किसी भी चीज़ को हम अपने आँखों से जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको क्या करता है? उसको मिड ब्रेन जिम्मेदार होता है याद रखने के लिए, उससे जुड़ी संदेश को प्राप्त करने के लिए। और हमारे जो आइज़ हैं, हमारे जो ईयर हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो मिड ब्रेन की वजह से होता है। तो मिड ब्रेन का 2 फंक्शन है, वो किसके लिए होता है? आँखों के लिए और हमारे कान के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो हिंड ब्रेन है, जिसको कि हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं इसको, और इसको मतलब ये दूसरा बड़ा पार्ट है। जिस प्रकार हमारा सेरेबम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, उसी प्रकार दूसरा बड़ा पार्ट कौन है हमारे मस्तिष्क का? ये होता है सेरिबेलम, ठीक है? जो कि मध्य मस्तिष्क में जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरिबेलम। देखिए यहाँ पे सेरिबेलम है। इसको फिगर को थोड़ा आगे कर लो।
ये जो सेरिबेलम है, ठीक है, हमारे जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेंडुला, ठीक है। मेंडुला को मेंडुला ओब्लिगेंटा भी कहते हैं, मेंडुला ओब्लिगेंटा और ये आपका सेरिबेलम, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क को हम दो भागों में बांटते हैं। किसको? पश्चिम मस्तिष्क को, हिंड ब्रेन को दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं सेरिबेलम और दूसरा को कहते हैं मेंडुला। इसको कहीं कहीं मेंडुला ओब्लिगेटा भी लिखा रहता है, ओब्लोगेंटा भी लिखा रहता है। मध्य मस्तिष्क क्या है? तो ये हमारे जो पश्चिम मस्तिष्क है, ये दूसरा बड़ा भाग है। हमारे ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग कौन है? तो पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है। या और ये क्या होता है, इसमें सबसे जो स्मॉल मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। जो हमारा सेरिबेलम है, इसको स्मॉल मस्तिष्क भी कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क भी सेरिबेलम को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमने क्या देखा, जो सेरिबेलम है वो क्या कर रहा है, तो एक मिनट, सेरिबेलम है ये क्या करता है, आवाज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके वजह से हम जो बोलते हैं ठीक से, मतलब कि अगर हम ठीक से बोल पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, तो सेरिबेलम की वजह से बोल पाते हैं। अगर सेरिबेलम ढंग से कार्य नहीं कर रहा होता है तो व्यक्ति हकलाता है, रुक रुक के बोलता है, ठीक, तुतलाता है, ठीक है। तो ये यानी कि सेरिबेलम क्या कर रहा है, हमारे आवाज़ को, हमारे साउंड को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से अगर अच्छी तरह से सेरिबेलम वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो हम अच्छे से बोल पाते हैं। अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है तो व्यक्ति हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है। तो ये रहा सेरिबेलम का वर्क। और ये क्या करता है सेरिबेलम, ये शरीर को बैलेंस भी करता है। यानी कि जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, डांस करते हैं, उस समय शरीर को कंट्रोल करता है। नहीं तो भागते समय गिर क्यों नहीं जाते हैं, दौड़ते समय गिर क्यों नहीं जाते हैं, डांस करते समय इनबैलेंस क्यों नहीं हो जाते हैं? सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम क्या करता है, हमें, हमारे शरीर को बैलेंस करता है। और क्या कर रहा है, हृदय के मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलाने में भी मदद करता है। सेरिबेलम के 3 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से मुख्य कार्य हैं? तो सेरिबेलम क्या करता है, जो आपका ये सेरिबेलम है, एक मिनट, यहाँ पे मार्क आ जा रहा है, ये आपका जो सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम क्या कर रहा है, तो सेरिबेलम हमारे आवाज़ को कंट्रोल करता है। इसके वजह से हम ठीक से बोल पाते हैं। अगर सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करेगा तो व्यक्ति हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है, रुक रुक कर बोलता है, उसकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। दूसरा क्या कर रहा है, शरीर को बैलेंस करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। दौड़ने, भागने, नाचने के समय शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्लस क्या करता है, हृदय की मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेंडुला है। ये मेंडुला भी हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो मेंडुला क्या करता है, मेंडुला ओब्लिगेंटा, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जैसे कि हम पल के झपका रहे हैं, ठीक है, हमें वॉशरूम जाना है, हमें मूत्र त्याग करना है, मल त्याग करना है, सांस ले रहे हैं, है ना, या फिर हमारे शरीर के अंदर और भी रक्त परिसंचरण क्रियाएं हो रही हैं, तो ये हमारी इच्छा से नहीं हो रही है। पसीने निकल रहे हैं तो हमारी इच्छा से नहीं हो रही है। तो ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला करता है। मेंडुला ओब्लिगेंटा हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जिस पे हमारा कोई बस नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक होती रहती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होता है, अगर हमें कलम उठाना है तो हम इच्छा से उठाएंगे, हमें खाना खाना है तो अपनी इच्छा से खाएंगे, नहीं भी खा सकते कुछ समय तक। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे पलक झपक रही है, हमें वॉशरूम जाना है, उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, हम सांस ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, पसीने, हमारे शरीर से गर्मी लग रही है तो निकलेगी, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो पश्चिम मस्तिष्क हैं उसके दो भाग हैं, सेरिबेलम और मेंडुला। सेरिबेलम के कार्य भी देख लिया हमने और मेंडुला के कार्य भी देख लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा स्पाइनल कोड क्या कार्य करता है और स्पाइनल कोड किसे कहते हैं। देखिए, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु यानी कि रस्सी के रूप में पश्च कपाल के पीछे और नीचे के भाग में स्थित महारंध्र द्वारा कपाल के बाहर और गुदा तक जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कि जो हमारा ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क से क्या निकला, क्या जॉइंट हुआ है, तो स्पाइनल कोड, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। और ये मेरुरज्जु कहाँ तक जाता है, हमारे गुदा तक जाता है, ठीक है, हमारे गुदा तक ये मेरुरज्जु जाता है। और ये जॉइंट किससे है,
ये हमारा जो कपाल है, जो मस्तिष्क है, इससे ये जॉइंट होता है। इसको जॉइंट एक होता है, उसको कहते हैं फोरमैन मैंगुलम। फोरमैन मैंगुलम के वजह से यह किससे जुड़ता है? हमारा स्पाइनल कोड हमारे मेंडुला से जुड़ता है। हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका एक भाग हमने मेंडुला पढ़ा पढ़ा था ना कि मेंडुला है, ठीक है। तो मेंडुला से हमारा जो स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है, वो किसकी वजह से जुड़ता है? तो फोरमैन मैंगुलम की वजह से जुड़ता है। यहाँ पे खाली स्थान होता है, हमारे मस्तिष्क में खाली स्थान होता है थोड़ा सा पीछे। आप देखेंगे कि हमारा जो पीछे का एरिया होता है, आप टच करके देखेंगे तो वहाँ पे हड्डी नहीं है। और हड्डी इसलिए नहीं होती वहाँ पे क्योंकि हमारे स्पाइनल कोड को वहाँ पे मेरुरज्जु को जुड़ना है। और जुड़ता है किससे? पहले वो हमारा मस्तिष्क और हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड के बीच में कड़ी का काम करता है फोरमैन मैंगुला, ठीक है। फोरमैन मैंगुलम काम करता है हमारे बीच में सेतु के रूप में। किसके किसके बीच में? तो हमारे मस्तिष्क में और स्पाइनल कोड के बीच में सेतु का काम करता है फोरमैन मैंगुलम, ठीक है। उसके वजह से ये हमारा मेरुरज्जु जुड़ता है हमारे मस्तिष्क से। और मेरुरज्जु क्या है? तो मेरुरज्जु है हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वो भाग है जो मस्तिष्क के नीचे तक से होके और एक रस्सी के रूप में होती है। रस्सी मतलब वैसे ही होती है, पतली होती है। और ये कहाँ तक जाता है? हमारे गुदा तक जाता है, ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मेरुरज्जु और रीढ़ की हड्डी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मेरुरज्जु और रीढ़ की हड्डी में अंतर है। क्या होता है जी? देखिए, जो हमारा जो स्पाइनल कोड है ना, वो क्या होता है? वो जो स्पाइनल कोड है वो ढाका अंदर रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये येलो वाला क्या है? स्पाइनल कोड है, ठीक है। और ये क्या है? ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल कॉलम है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये क्या है? हमारा स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। आपको समझ रहे हैं मेरी बात को? जो स्पाइनल कोड होता है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम कहते हैं, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कोड होता है। इजंट इट? आपको समझ रहे हैं ना मेरी बात? रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु स्पाइनल कोड एक ही नहीं होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कोड को एक ही समझते हैं, लेकिन नहीं, वो दोनों अलग अलग है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कवर करती है हमारी स्पाइनल कोड को, ठीक है। आप इस फिगर में जो दिखला रहा है ग्रीन पोर्शन ये क्या है? तो ये हमारे जो है स्पाइनल कोड है, ये वर्टिबल कॉलम है। और ये हमारा क्या है? हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और इसको कौन जोड़ रहा है? हमारे मस्तिष्क को और इसको हमारे जो मस्तिष्क को और स्पाइनल कोड को, तो फोरमैन मैंगुलम जोड़ रहा है। फिर फोरमैन मैंगुलम एक सेतु का रूप में कार्य करता है जो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कोड को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे समझ लेते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कोड है उससे तंत्रिकाएं निकलती हैं तंत्रिकाएं कितनी निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। हमारा जो स्पाइनल कोड है उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। और कहाँ जाती हैं? तो ये तंत्रिकाएं निकल के पूरे शरीर में फैलती हैं। आगे हम समझते हैं और इसके बारे में। देखिए, नर्वस सिस्टम में हम समझेंगे इसको कि क्या होता है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के जो हमारे तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हमारा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसमें क्या काम आता है? तो इसमें 2 जो पार्ट है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमने पढ़ा ना मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में। तो जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इनके फंक्शन हम देख चुके हैं कि हमारे जो मेरुरज्जु है कि क्या फंक्शन है, मेरुरज्जु क्या करता है। और हमने ब्रेन का भी देख लिया कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। उसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब ही होता है कि आपका केंद्र से बाहर की ओर। पेरिफेरल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जो स्पाइनल कोड होता है, उससे क्या निकली रहती है? बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली रहती है। लगभग कितनी? 31 जोड़।
31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएँ निकली रहती हैं, कहाँ से? हमारी सेंट्रल जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। और वो कहाँ जाती हैं? तो बाहर की तरफ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ जाती है, यानी कि हमारे शरीर की बाहरी बाहरी तरफ, जैसे कि हाथ पैर, मतलब सब जगह, पूरी हर जगह, ठीक है। तो ये 31 जोड़ी होती हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, 12 जोड़ी जो दिमाग की तंत्रिकाएं आती हैं, हमारे दिमाग से तंत्रिकाएं आती हैं 12 जोड़ी, और 31 जोड़ी कहाँ से आती हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये सब मिलकर बनाती हैं परिधीय क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब हम ऑटोनोमस की बात कर लें, तो ऑटोनोमस में क्या होता है? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यानी कि ये मतलब इस पे किसी का बस नहीं चलता, ये अपने आप में स्वायत्त होते हैं। जैसे कि ऑटोनोमस कॉलेज होता है ना, ऑटोनोमस स्कूल होता है, यानी कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उस पर उसका खुद का ही नियंत्रण है। ऑटोनोमस, जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप में ये स्वतंत्र है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे ब्रेन से जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, और जो हमारे मेरुरज के यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, इनमें से कुछ कुछ तंत्रिकाएं लेकर ये अपना कार्य कर लेती है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो जैसे हम अचानक डर जाते हैं, बेवजह हम डर जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से डरते हैं, तो उसके लिए ये जो सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक है, वो जिम्मेदार होते हैं, वो तंत्रिकाएं जिम्मेदार होती हैं। सिम्पैथिक तंत्रिकाएं और पैरासिम्पैथिक तंत्रिकाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और या फिर हम घर में बैठे हैं और हॉरर फिल्म देख रहे हैं, और अचानक अकेले बैठ के देख रहे हैं और बहुत डर गए, तो बहुत डर गए, तो उस वक्त आपकी कैसे रिएक्शन होगी? आपका मुंह खुल जाएगा, आप कांपने लगेंगे, है ना, डर के मारे जड़ हो जाएंगे। तो ये इनके वजह से होता है, जो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है, उसके वजह से, नर्व्स के वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो अचानक हम डर जाते हैं, भागने लगते हैं, या मुंह खुला रह जाता है, या कांपने लगते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, जिसमें कि सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक आते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं, हाँ, यहाँ पे एक फिगर और मैंने लगा रखा है कि देखिए, जो आपकी जो नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम, तो आप देखिए, जो हमने कहा कि आपका जो हमने कहा कि केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बना है? तो हमारे जो ब्रेन के, जो मस्तिष्क के जो तंत्रिकाएं हैं, उससे, वो कितनी तंत्रिकाएं हैं? तो 12, ठीक है, 12 जोड़ी हैं, ठीक है। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिकाएं हैं, 31 जोड़ी, ये सब मिलके क्या बना दिया? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना, ठीक है। ये दोनों मिलके 12 जोड़ी हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, और 31 जोड़ी कहाँ निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये सब मिलके क्या बना दिया? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? आप देख रहे हैं कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली हुई हैं बाहर की तरफ, है ना, हर जगह निकली हुई हैं आपके बॉडी में, हर जगह, हर जगह, हर जगह ये बहुत सारी निकली रहती हैं, ठीक है। तो ये पैर में, हाथ में, हर जगह। तो ये क्या होती है? ये जो 12 जोड़ी हमारी जो नसें निकलती दिमाग से, और 31 जोड़ी जो हमारे नसें निकलती स्पाइनल कॉर्ड से, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? ये पेरिफेरल इस तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, यानी कि ये बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमस की हमने समझा ही दिया आपको कि ऑटोनोमस क्या कार्य कर रहा है। तो ऑटोनोमस कुछ तंत्रिकाएं लेता है आपके ब्रेन से, जो 12 जोड़ी हैं, और कुछ लेता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, जो 31 जोड़ी हैं, उसमें से कुछ कुछ लेके, और हमारा ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र बनता है, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? कि अचानक आप डर जाते हैं, अचानक आप कोई भी रिएक्ट करते हैं, आपका बॉडी अचानक से, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है उस रिएक्शन पे, ठीक है। तो चाह के भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वैसा जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी का, वो इसके वजह से होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है, जिसमें कि सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक आते हैं। इस प्रकार हमने नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया, और देखा कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अंग सम्मिलित हो रहे हैं, हमारा ब्रेन किस प्रकार से काम कर रहा है, हमारा स्पाइनल कोड है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ब्रेन का जो सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है, और हमारे शरीर में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हमने देखा मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य देखे, फंक्शन देखे। फिर हमने देखा पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र का
का कार्य देखा, उसके बाद हमने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य देखा। तो इस प्रकार हमने जो तंत्रिका तंत्र का संपूर्ण ज्ञान आज के वीडियो में लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।